जब भी गौतम अडानी से जुड़ी खबर आती है, सरकार चुप हो जाती है और गोदी मीडिया भी चुप हो जाता है। अगर आप इस झांसे में हैं कि चुप्पी ही सच है तो आप गलत हो सकते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के मामले में ही देख लीजिए। अशोका यूनिवर्सिटी के कितने ही डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने सामूहिक रूप से बोला है और सब्यसाची दास और पुलाप्रे बालाकृष्णन को वापस बुलाने की मांग की है। आज के वीडियो में अडानी और कृषि कानूनों पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भारत के 80 से अधिक संस्थानों के करीब 300 अर्थशास्त्रियों ने बयान जारी किए हैं और अशोका यूनिवर्सिटी में सेंसरशिप का विरोध किया है। IIM कोलकाता, IIM बेंगलुरु, IIT दिल्ली से लेकर श्रीराम कॉलेज एंड कॉमर्स, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों ने आवाज बुलंद की है। यही नहीं, दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर बोलने लगे हैं। OP जिंदल और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी इसमें शामिल हैं। हम आज किसान आंदोलन की समझदारी पर बात करेंगे, लेकिन अर्थशास्त्रियों का इस तरह से सामूहिक रूप में बोलना किसान आंदोलन की याद दिला रहा है। इसी तरह धीरे धीरे किसान बोलने लगे थे और उनका आंदोलन बड़ा होता चला गया। अशोका यूनिवर्सिटी किस डर से अब चुप है? अब उसे बोल देना चाहिए और दोनों प्रोफेसर को काम पर वापस बुला लेना चाहिए। अपने पत्र में इन अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि भारत भर में काम करने वाले हम अर्थशास्त्री मजबूती से इसमें यकीन करते हैं कि किसी भी शैक्षणिक और रिसर्च समुदाय के लिए अकादमिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपना रिसर्च करने, उसे साझा करने और खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी प्रकार का भय, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। हम प्रोफेसर सब्यसाची दास के साथ हैं और अशोका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग की मांग का समर्थन करते हैं। हम यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी से मांग करते हैं कि प्रोफेसर दास को तुरंत बहाल किया जाए। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसानों की तरह 81 संस्थानों के अर्थशास्त्री एक आवाज में बोलने लगे हैं। अर्थशास्त्रियों की इस आवाज को आप भी सुनिए। गोदी मीडिया चुप है, इसका मतलब यह नहीं कि सारा देश डर के मारे चुप हो गया है। अब हम आते हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2 रिपोर्ट पर, जिससे पता चलता है कि किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा होने जा रहा था। भारत के किसान सड़क पर उतर गए, सैकड़ों शहीद हो गए, लेकिन वे इन कृषि कानूनों के पीछे के इरादे को समय से पहले समझ गए थे। उन्हें यह पता तो नहीं था कि इसके पीछे कौन कौन चेहरे हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, मगर उन्होंने पकड़ लिया कि इस बार उनकी जमीन और उपज पर हमला होने वाला है। अगर अब भी वे सड़क पर नहीं उतरे तो उनकी आखिरी पूंजी यानी जमीन हाथ से चली जाएगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलिहल की दोनों रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि तीनों कृषि कानून किसके लिए लाए गए थे। बनाए गए थे किसानों के नाम पर, मगर यह कानून लाए गए थे कॉरपोरेट के लिए। आज का यह वीडियो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की शानदार रिपोर्ट पर आधारित है। हमें लगता है कि यह रिपोर्ट हिंदी के दर्शकों और किसानों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके भविष्य के नाम पर किस तरह से कृषि कानून की भूमिका बनाई गई, कैसे चुपचाप कॉरपोरेट और बीजेपी से जुड़े लोग इसे तैयार करते रहे और किसानों को भनक तक नहीं लगने दी। हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि अमेरिका का एक NRI, जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं है, खेती और जमीन को कॉरपोरेट के हवाले कर देने का आइडिया लेकर आता है, जिसे बिजनेस की सुंदर भाषा में कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके अलावा हम आज के वीडियो में गौतम अडानी के कारोबारी समूह से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को भी शामिल करेंगे। पहले याद दिलाना जरूरी है कि 19 नवंबर 2021 के दिन प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते समय क्या कहा था। हम प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को खुद ही पढ़ रहे हैं, मगर शब्द उन्हीं के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को कहा था, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए।
19 नवंबर 2021 के दिन गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य, यानी इन कानूनों की खूबियों के बारे में किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलिहल ने इस तपस्या की पोल खोल दी है, बता दिया है कि वह दिया किसका था जिसके प्रकाश की तरह कानून बनाने का दावा किया जा रहा था। हम जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि किसानों के लिए तपस्या हो रही थी और वो तपस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अब पता चल रहा है कि भारत के किसानों के लिए कॉरपोरेट के लोग चुपचाप तपस्या कर रहे थे। हम फिर से बता दें कि यह रिपोर्ट हमारी नहीं, श्री गिरीश जलिहल की है, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हैं। उन्हीं की रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ रहा हूं। इस रिपोर्ट के आने के 48 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं, मगर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। तो अब आते हैं तपस्वी जी पर। सबसे पहले आप तपस्वी का चेहरा देख लीजिए। शरद मराठे नाम है इनका। भारत के सभी किसान शरद मराठे को ठीक से पहचान लें। यही वो तपस्वी जनाब हैं जो उनकी आय डबल करने के लिए तपस्या कर रहे थे। लिंक्डइन एक वेबसाइट है, इस पर उन्होंने अपने परिचय में लिखा है कि वे 5.5 साल से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं। यहां पर इन्होंने यह नहीं लिखा है कि खेती को कारोबारी बनाने के लिए जो टास्क फोर्स बना था उसके सदस्य यही थे, बनाने का सुझाव भी इनका था। चेयरमैन थे उसके अशोक दलवाई। जो सब यह नहीं बताते हैं, श्री गिरीश जलिहल अपनी रिपोर्ट में उनका पर्दाफाश कर देते हैं। शरद मराठे अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, एक कंपनी अमेरिका में और एक भारत में। मराठे ने अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री पाई है। खेती से कभी नाता नहीं रहा। इनकी राजनीतिक तपस्या के बारे में जलिहल लिखते हैं कि मराठे भाजपा की ओवरसीज फ्रेंड्स इकाई के अध्यक्ष के साथ अपनी दोस्ती का बखान करते पाए गए हैं। वाजपेयी के समय से बीजेपी के करीबी रहे हैं। इस रिपोर्ट में दस्तावेजों के साथ दावा किया गया है कि शरद मराठे के प्रस्ताव के बाद ही नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने सुझाव दिया कि किसानों की आय डबल करनी है तो खेती को व्यावसायिक बनाने की जरूरत है। मंडी को बाजार के लिए खोल देना होगा। किसानों की जमीन को लीज पर देने का रास्ता बनाना होगा। टास्क फोर्स के 11 सदस्यों के नाम भी शरद मराठे ने सुझाए और स्वीकार हो गए और खुद भी उसके सदस्य बन गए। इसमें अदानी समूह, आईटीसी, महिंद्रा, पतंजलि, बिग बास्केट जैसे चुनिंदा कॉरपोरेट को रखा गया था। टास्क फोर्स की पहली मीटिंग के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मराठे ने कहा था कि ये एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस की ओर जाने का सही समय है। सही समय याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। यानी खेती को बिजनेस बनाने का सही समय है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, लेकिन अचानक 3 कृषि कानून थोप दिए गए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया है कि इन सभी के दस्तावेज हैं जो उसके पास हैं और वेबसाइट पर मौजूद हैं। 2016 में यूपी की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक डबल हो जाएगी। 2022 का साल आया, चला भी गया। आज तक नहीं बता पाए कि आमदनी डबल हुई या नहीं, लेकिन 2016 के बाद से यह खेल पर्दे के पीछे शुरू होता है। किसानों के लिए नहीं, किसी और की आमदनी डबल करने के लिए, जो अब सामने आ गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2020 में तीनों कृषि कानूनों के पास होने के पहले 3-4 साल तक क्या क्या होता रहा। हमारा सवाल है कि मराठे के कहने पर जनवरी 2018 में जो टास्क फोर्स बना, उसके पास किसानों से बात करने के लिए तो काफी समय था, फिर क्यों नहीं किसानों को शामिल किया गया, उनसे बात की गई। केवल कॉरपोरेट को लेकर कमेटी क्यों बनाई गई? क्या केवल किसानों को लेकर कोई टास्क फोर्स बना था? बताइए। क्या इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए तपस्या कर रहे थे या ये तपस्या कॉरपोरेट के लिए की जा रही थी? पूजा किसानों के नाम पर हो रही थी, मगर ध्यान कॉरपोरेट का लगाया जा रहा था। डू यू गेट माई पॉइंट? हमने पाया कि 3 कृषि कानून आने से 2 साल पहले सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई, जिसका मूल उद्देश्य प्राइवेट कंपनी को कृषि में एंट्री देने का था। इस टास्क फोर्स के रिकॉर्ड्स पब्लिक से अब तक छुपाए गए थे।
टास्क फोर्स बनी थी किसानों की आय दुगनी करने के लिए, लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को मिले सरकारी कागजों से पता चला कि उसने प्राइवेट कंपनियों से बिजनेस मॉडल्स पे सलाह ली। टास्क फोर्स इस काम में लगा हुआ था, जबकि उसी समय एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी भी किसानों की आय दुगनी करने के विषय पर काम कर रहा था। दोनों में सबसे बड़ा फर्क था कि टास्क फोर्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल्स पर चर्चा कर रहा था। एक तरफ कमेटी के रिकॉर्ड्स पब्लिक में आ गए, लेकिन टास्क फोर्स की बात को सरकार ने पब्लिक से छुपा दिया। इस टास्क फोर्स में एमएसपी और क्रॉप इंश्योरेंस जैसे विषयों की चर्चा नहीं की गई। इनका पूरा फोकस था कि कैसे कृषि को प्राइवेट बिजनेसेस के लिए खोल दिया जाए। किसानों की आय दुगनी करने के लिए टास्क फोर्स ने अडानी ग्रुप, पतंजलि, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बिग बास्केट जैसे कंपनियों से सलाह ली। टास्क फोर्स में एमएसपी की चर्चा कभी हुई ही नहीं। जो कृषि कानून लाए गए, उन्होंने इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की सलाह को नकारते हुए एमएसपी के कंडीशन को कानून में इंक्लूड नहीं किया। इस टास्क फोर्स के रिकॉर्ड से यह बात पता चलती है कि सरकार कृषि कानून लाने से पहले किस तरह की मीटिंग्स कर रही थी, कैसे बड़े उद्योगपतियों को किसान की आय दुगनी करने की आड़ में एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिल गया अपने धंधे के फायदे की बात करने के लिए, और कैसे सरकार ने इन्हीं उद्योगपतियों के फायदे के लिए कृषि कानून बनाए थे। जब आंदोलन करने वाले किसानों ने सरकार से पूछ दिया कि कृषि कानूनों को लाने से पहले किस किसान या किसान संगठन से पूछा गया, तो जवाब देते नहीं बना। बाद में अजीब अजीब तरह के संगठन के किसान खड़े कर दिए गए जो कानून का समर्थन करने आ गए। तब सरकार ने क्यों नहीं इस टास्क फोर्स के बारे में जानकारी दी? क्यों नहीं तब शरद मराठे का नाम बताया गया? कौन है यह आदमी जिसके कहने पर नीति आयोग 3 महीने में टास्क फोर्स खड़ा कर देता है? योगेंद्र यादव 2017 के साल में देश की मंडियों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि प्रधानमंत्री की नीति के अनुसार मंडियों में अनाज की खरीद नहीं हो रही है। तब योगेंद्र यादव इस शरद मराठे से टकरा गए नीति आयोग के दफ्तर में। कैसे योगेंद्र खुद बता रहे हैं, आप सुनिए। योगेंद्र यादव किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे। हमने उनसे पूछा कि क्या कभी किसी स्तर पर इस शरद मराठे का नाम आया था? उस बातचीत के दौरान टास्क फोर्स का जिक्र हुआ था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इस महत्वपूर्ण खुलासे ने जो परत दर परत सच उघड़ रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ दिया। किसान आंदोलन के दौरान हमें शक तो था कि मामले का अडानी से कोई संबंध है, क्योंकि उससे ही पहले और लॉकडाउन के दौरान अडानी जी ने हरियाणा में बड़े बड़े साइलो खरीद लिए थे। तो हमें शक तो था कि उन्हें पहले से पता था कि ये होने वाला है, और हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव है उनका। लेकिन कोई प्रमाण नहीं था हमारे पास, और नीति आयोग ने ऐसी कोई खुफिया कमेटी बनाई हुई है, इसका कोई गुमान नहीं था। मैं नीति आयोग में गया था, राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिलने हमारा एक जय किसान आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल गया था, क्योंकि सरकार ने उनको जिम्मेवारी दी थी प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित करने की। और हम देश भर की मंडियों का दौरा करने के बाद ये शिकायत लेके गए थे कि प्रोक्योरमेंट तो हो नहीं रहा है तमाम तरीके से, और किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है। उस मीटिंग में ये सज्जन वहाँ पे बैठे हुए थे, एनआरआई जिनका अब जिक्र चल रहा है। मेरे मन से तो इनका शरद मराठे जी का नाम भी उतर गया था, लेकिन अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की बात सुन के ध्यान आया, उस मीटिंग में इन्हें बैठाया गया था और ये इसी तरह की बात कर रहे थे, कॉरपोरेट ये कर सकते हैं, सॉल्यूशन प्राइवेट सेक्टर में है इत्यादि। और मीटिंग के बाद इन्होंने मुझे कहा आपसे एक अलग मीटिंग करनी है। मुझे नीति आयोग के एक कमरे में लेके गए, मेरे साथ आधे घंटे उन्होंने बात की, और मुझे बात करके पता लग गया कि भैया इनको भारतीय कृषि से और इसके समाधान से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने नमस्ते कर ली। वो कहते हैं कि आपको हम आगे संपर्क रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जाहिर है इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई महत्व था और वो कुछ नीति आयोग में खेल कर रहे थे, इसका कोई गुमान भी नहीं था। लेकिन सच निकल रहा है, और सच ये है कि भारत की कृषि को कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले करने का षड्यंत्र था, जिसे किसान आयोग ने बचा लिया, किसान आंदोलन ने जिससे इस देश को बचा लिया। ऐसे लोग सत्ता के गलियारे में अक्सर मिल जाते हैं। बहुत बाद में पता चलता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का पता लगाने का दावा किया है कि कृषि कानूनों की शुरुआत किस तरह से होती है, तभी तो पता चलेगा कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है।
किसान अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे, समझ गए। सरकार बार बार दावा करती रही कि किसानों को बहका दिया गया है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर स्पष्ट थे, इन्हें वापस लिया जाए। तब फिर सरकार और नीति आयोग को रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि भेद खुल जाएगा और यह बात फिर से किसानों के बीच पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए और बताना चाहिए कि किसकी तपस्या थी, किसके लिए थी, जिसमें कमी रह गई। राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था कि यह कानून प्रधानमंत्री के दोस्तों के लिए लाया गया है, कॉरपोरेट दोस्तों के लिए लाया गया है। जब कृषि कानूनों को लाया गया तब हमने अदानी पूर्व एनडीटीवी में किसान आंदोलन पर 60-70 एपिसोड से भी ज्यादा कार्यक्रम किए होंगे। हम भी खोज रहे थे कि तीनों कानून अचानक कैसे अवतरित हुए। कभी तो सरकार ने बोला होगा, सरकार की किसी संस्था ने बोला होगा। तब हमें अमिताभ कांत का एक लेख मिला था। अमिताभ कांत उस समय नीति आयोग के सीईओ थे। 11 मई 2020 को अमिताभ कांत टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखते हैं और इसका शीर्षक है अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने पहले भी बताया कि शरद मराठे का एक बयान है कि अभी ही समय है। उस समय भारत में कोरोना के कारण तालाबंदी थी। अमिताभ कांत लिखते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे लिखते हैं कि सरकार साहसिक सुधार कर रही है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, उसे कदम बढ़ा देना चाहिए। इस लेख में अमिताभ कांत कृषि क्षेत्र में उन सुधारों की बात करते हैं जिसे लेकर कुछ दिनों के बाद 5 जून 2020 को सरकार अध्यादेश ले आती है। अमिताभ कांत ने अपने लेख में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर मंडी से बाहर उपज के बेचने पर लगी पाबंदियों को हटा देने की वकालत की थी, यानी माहौल बनाया जा रहा था, वो भी अंग्रेजी में। आप इन कड़ियों को मिलाकर देखिए तो पता चलेगा कि इन बयानों से बीच बीच में टेस्टिंग चल रही थी और पर्दे के पीछे गंभीरता से उस पर काम चल रहा था। अगस्त 2017 में नीति आयोग अगले 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान लॉन्च करता है, जिसके 5वें अध्याय में लिखा जाता है कि मंडी से जुड़े एपीएमसी एक्ट में सुधार होने चाहिए। किसानों से खरीदने का अधिकार मंडी के अलावा, मंडी के व्यापारियों के अलावा दूसरों को भी दिया जाए, यानी कॉरपोरेट को। मंडी के अलावा एक और मार्केट बनाया जाए। अनिवार्य वस्तु अधिनियम में भी बदलाव हो और स्टॉक लिमिट हटा दी जाए। अब देखिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है और कैसे कड़ियां जुड़ती हैं। लिखा है कि इसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई, जब शरद मराठे ने नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को एक पत्र लिखा। इस पत्र में भारतीय कृषि में बदलाव कर उसे लेकर एक उज्जवल और शानदार भविष्य का खाका खींचा गया था। जलियल ने अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग के 16 अक्टूबर 2017 के एक मेमोरेंडम की फोटो भी लगा दी है, जिसमें लिखा गया है कि मराठे साहब द्वारा प्राप्त कॉन्सेप्ट नोट पर खास तौर पर हाई लेवल ग्रुप की मीटिंग में चर्चा की जानी है। मराठे ने एक टास्क फोर्स के लिए ऐसे 11 लोगों की सूची बनाकर दी और खुद भी शामिल हो गए। एक अन्य नाम जो मराठे ने सुझाया वो था संजय मरीवाला का, जो कृषि उत्पादों से जुड़ी 18 कंपनियां चलाते हैं। मराठे और मरीवाला ने आगे चलकर एक साथ मिलकर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी भी शुरू की थी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया है। तो अक्टूबर 2017 में शरद मराठे सक्रिय हो गए थे। नवंबर 2018 में अमिताभ कांत नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी करते हैं और कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर देना चाहिए। जो संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, अंग्रेजी में कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP, उसे खत्म कर देना चाहिए। नवंबर 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान है। कृषि बिलों के पेश होने से चंद महीने पहले देखिए कैसे टेस्टिंग की जाती है। ब्लूमबर्ग क्विंट के कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि एपीएमसी खत्म कर देनी चाहिए, यानी मंडी खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए जब सरकार कहे कि मंडी खत्म कर देनी चाहिए तो सभी के कान खड़े हो जाने चाहिए थे, मगर सब उस वक्त सो रहे थे। किसी ने इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया और कृषि कानून सामने आ गया। सरकार कहती रही कि किसानों ने इसकी मांग की है, तब यह कानून आया। किसान पूछते रह गए कि कौन से किसान ने आपसे ये मांग की है।